हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड में पुरानी क्या क्या सभ्यताएं रहे हैं। देखो, जितना भी पुराना में सभ्यता रहा है, जितना भी सिविलाइजेशन आज तक रहा है, हर सिविलाइजेशन नदी के किनारे बसा है। और उसका रीजन हम लोग देख चुके हैं मेसोलिथिक पीरियड में, जब आप लोग को पढ़ाएं पैलेलिथिक और मेसोलिथिक, तो आप लोग को बहुत अच्छे से बताएं किस तरह से पैलेलिथिक में हम लोग हंटिंग का तलाश में इधर उधर जाते थे। एक बार जब हम लोग को वो तरीका मिल गया कि हम लोग के पास जब बॉ एंड एरो आ गया, तीर धनुष आ गया और अलग अलग टूल्स आ गया, तो अब हम लोग नदी के किनारे वेट करते थे कि जानवर पानी वगैरह पीने आएगा तो वहां पे उसको मार करके हम लोग खाएंगे। उसके बाद हम लोग के पास काफी एक्स्ट्रा टाइम बचने लग गया, जिसकी वजह से जितना भी क्रिएशंस हुआ है, जितना भी डिस्कवरीज हुआ, उसके बाद काफी फास्टर होने लग गया, क्योंकि इंसान के पास अब खाने पीने का इनफ होने लग गया। तो मनोरंजन में डांस फॉर्म्स आने लग गया, समझ में आ गया ना आपको, जाकर के बहुत सारे अलग अलग चीज इन्वेंट होने लग गए, बहुत सारी चीज डिस्कवर होने लग गई, क्योंकि फ्री टाइम मिलने लग गया था। तो लोग सोच विचार कर पा रहे थे प्रकृति में ये चीज घटना हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीजंस है, समझ में आ गया। तो उसी दौरान जब लाइफ आगे बढ़ रहा था, तो आपको देखने को मिलेगा कि नदी के किनारे एक सिविलाइजेशन, अब लोग कम्युनिटीज में रहना स्टार्ट कर दिए। न्यूलिथिक पीरियड में हम लोग देखे थे कि लोग अब कम्युनिटीज में रहना स्टार्ट कर दिए थे, अब सब मिल करके डिसीजन लिया करते थे, सब मिल करके हंटिंग किया कर रहे थे। तो उसी तरह से कम्युनिटी का डेवलपमेंट होने लग गया। उसी तरह से जब कम्युनिटी का लगातार डेवलपमेंट हो रहा, तो इसी से एक सिविलाइजेशन बनता है, समझ में आ गया ना, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, व्यापार करते हैं, कोई अलग फील्ड में वर्क कर रहा है। इस तरह से एक सिविलाइजेशन का पूरी समझ लो मूलभूत ढांचा तैयार होता है। तो यहां पर देखो, हम इस मैप में आप लोगों को दिखा रहे हैं, पुराना जितना भी सभ्यता रहा है वो सारा कहीं ना कहीं रिवर्स के किनारे, नदी के किनारे, सी के किनारे, इस तरह से डेवलप किया है। तो देखो, यहां पर तो हमारा हो गया ये वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वाला जो है हमारा इंडिया का पार्ट में जो आ गया, इंडिया पाकिस्तान वगैरह मिला करके जो आएगा, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हो गया आईवीसी हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट पूरी दुनिया में सिर्फ आईवीसी नहीं चल रहा था, मेसोपोटामिया जो आज के दिन में ईरान है, वहां पर भी अलग सिविलाइजेशन चल रहा है। वो भी समझ लो इंडस की तरह ही पुराना माना जाता है, मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का कंटेम्पररी है। इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, उधर मेसोपोटामिया में चल रहा था, उधर इजिप्ट में अपना सिविलाइजेशन चल रहा था, और उधर चाइना में अपना सिविलाइजेशन चल रहा था। चाइना तो चलो सबसे लेटेस्ट है, न्यू वाला है, बाकी ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का कंटेम्पररी है, समझ में आ गया ना। तो इंडिया में जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, उसी तरह दूसरे जगह में देखो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ वाला एरिया में, ये देखो इंडस नदी के पास बसा हुआ, ये देखो यहाँ पे इंडस नदी है। जब हम पढ़ाएंगे इसको जूम आउट करके, समझा कि ना, सॉरी जूम इन करके, तब ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी आप बस जूम आउट वे में देखिए, यहाँ पर ये सभ्यता जनरली इंडस रिवर के किनारे ये सारा डेवलप हुआ है, तो इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस नदी के किनारे में सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। उसी तरह आप अगर आ जाओ क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामियन की ईरान में आ जाओ, तो देखो यहाँ पर ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये सबको नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना, समझने के साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना। ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता था, तो इसको इसलिए कहा गया मेसोपोटामियन सभ्यता, समझ आ गया ना। हमारा जैसे इंडस रिवर पे था, इनका कहां पर था, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर पे था, समझ आ गया ना। उसी तरह अगर आप जाओगे इजिप्ट में यहाँ पर, तो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था वो किस नदी पे बसा हुआ है, नाइल रिवर पे, NILE, नाइल। नाइल नदी तो सुने ही हो आप लोग, ठीक है ना। तो नाइल नदी के किनारे एंशिएंट इजिप्ट का सारा सिविलाइजेशन बसा हुआ है। इंडिया वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हो गया, यहाँ पर आपका टिग्रिस और यूफ्रेट्स हो गया, यहाँ पर नाइल रिवर के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बसा है, समझ आ गया ना। उसी तरह देखो आप आ जाओ चाइना की तरफ, तो यहाँ पर येलो रिवर के किनारे, समझ आ गया ना, येलो रिवर के किनारे आपका जाकर के, या येलो रिवर को हम लोग हुएंगहो, इसको हुएंगहो भी बुलाया जाता है, हुएंगहो सिविलाइजेशन। ये भी देखो येलो रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो आपको क्या पता चला, जितना भी चारों सभ्यता यहाँ पर बना है, वो सारा कहीं ना कहीं कोई रिवर के किनारे ही बना है कि नहीं। इससे क्या पता चला, एक कॉमन चीज ये पता चला कि पूरा दुनिया एक तरह से समझ लो किस तरह से सभ्यता का यहाँ पर आविष्कार हो रहा है, किस तरह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सारा का सेम फिलॉसफी है। हर जगह पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक इसी वे में आगे बढ़ा है। इन चाइनीज सिविलाइजेशन बोल दो, वेंगहो रिवर भी बोला जाता है इसको, चाइनीज सिविलाइजेशन जो हो गया वो आपका वहां पर आया, वेंगहो सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? सबका डेट्स यहां से आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा, सबका डेट्स यहां पर है। जैसे आप देख लो, क्या बोलते हो, इंडस का आपको लिख लेना है 3000 BC से, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिख लो मोटा मोटी 3300 BC से 1400 BC तक, 3300 BC से 1400 BC तक, 3300 BC से 1400 BC तक। देखो 100-200 साल ऊपर नीचे ऐसे करके अलग अलग बुक्स में है, तो उसको आप लोग को माइंड नहीं करना है, समझा के ना।
रफली 3300 से लेकर के 1400 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप लोग को डेट याद रखना है, ठीक है ना। ये देखो, ये तो था ईरानियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नदी का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेट्स, नदी है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। सभ्यता का नाम है मेसोपोटामियन सभ्यता सिविलाइजेशन। 3100 से लेकर के 2600 बीसी तक, 3100 से लेकर के 2600 बीसी तक। अच्छा, किसका पूछे? इजिप्शियन का पूछे कि मेसोपोटामिया का पूछे? अच्छा सॉरी सॉरी, हम इसका बता दिए, इजिप्शियन का बता दिए, ये वाला डेट हम इजिप्शियन का बता दिए। 3500 से लेकर के 500 बीसी तक, 3500 से लेकर 500 बीसी तक। और हुएंग हो वाला जो लेटेस्ट है ये 1600 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। नहीं, सबसे लेटेस्ट इधर वाला हो गया, बीसीई में ऐसे जाते हैं ना, समझ में आ गया। मेसोपोटामिया का बताया 3500 से लेकर के 500 बीसी तक, ठीक है। इजिप्शियन का बताया 3100 से लेकर के 2600 बीसी तक। इंडस का बताया 3300 से लेकर के 1400 बीसी तक। और हुएंगो का बताया 1600 से लेकर के 1000 बीसी तक, ठीक है। यहां पर जो डेट दिया हुआ इसके हिसाब से मत जाना, क्योंकि ये जो मैप हम निकाले ये वर्ल्ड मैप निकाले हैं, तो अलग अलग जगह पर ये डेट्स को लेकर के अलग अलग बात है। जैसे मान के चलो, ये अगर हम अमेरिका की तरफ से पढ़ रहे हैं तो उनके हिसाब से ये डेट्स में ये चीज हुआ होगा, बट चूंकि हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इस डेट्स में ये सारा चीज इवेंट्स हुआ है, समझ में आ गया ना। हाँ वही, मतलब ऐसा करके होगा, समझ में आ गया ना। वो अलग अलग देश में कोई इसको ज्यादा पुराना मानेगा, कोई इसको ज्यादा पुराना मानेगा, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए डेट्स को लेकर के इसमें हमेशा से कंफ्यूजन रहेगा। बट हम लोग बोले ना एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, तो जो हमारा एनसीईआरटी डेट्स देगा वही हम लोग को डेट्स मानना है, समझ में आ गया ना। बाकी कोई भी डेट्स को हम लोग को नहीं मानना है। आगे बढ़े तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि जितना भी सभ्यता पुराना बना है वो सारा कहीं ना कहीं कहां बना है, नदी के किनारे बना है। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नदी के किनारे ही बना है, कोई दिक्कत है? अब आते हैं हम लोग अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर से आपको जानना जरूरी था कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा था। बाकी दुनिया में भी क्या इंडिया की तरह ही कुछ सिविलाइजेशन बन रहा था? तो आपको क्या जवाब मिलेगा? हाँ, इंडिया के कंटेम्प्रेरी ही आपका मेसोपोटामिया भी चल रहा था, वो भी नदी के किनारे, ये भी, और ये वाला लेटेस्ट है ये भी नदी के किनारे बसा है। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़े। और कहाँ गया रे वो वाला डेट, कहाँ से आता था? यही तो प्रॉब्लम है। इसमें फुल पिक्चर नहीं दिया है। नंदा सुक्ता जेंडर, इसमें भी फुल पिक्चर नहीं दिया है। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे ना, तो ये देखो, ये जूम इन मैप है इंडिया का, ठीक है ना। जूम इन मैप है, मतलब जो वाला पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिर्फ वो वाला पार्ट को आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको पता है इंडस रिवर इधर से निकलते हुए पाकिस्तान के साइड जाते हुए, इंडस रिवर इधर से निकलते हुए पाकिस्तान के साइड से जाते हुए अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। इंडिया में भी आती है कुछ हिस्सा इसका, बट ज्यादातर इसका पाकिस्तान के साइड से बहते हुए फिर अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो इसी एरिया में, इस वाले एरिया में जो सभ्यता का निर्माण हुआ, जो सभ्यता बना था, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे बना हुआ था। समझ में आ गया ना। ये चीज आप लोग को दिमाग में याद रखना है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है आप लोग को? देखो, सबसे पहले बात, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग को जानना होगा ये किस तरह से फैला हुआ है, इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या क्या बाउंड्री था। तो जब हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बात करेंगे, तो रुको, हमको ना ये वाला मैप हिलाने दो एक सेकंड, तो यहाँ पर इसमें अच्छा से समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो, इसमें हम समझाने का आप लोगों को कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर, तो जब हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लिखेंगे तो यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा, समझ लो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता हमारा इधर से, ठीक है, और एकदम इस साइड से जाता है, और फिर इस साइड से जाते हुए इस तरह से काटता है, मतलब सॉरी सॉरी, ये वाला इधर से आते हुए यहां तक काटता है। एक सेकेंड, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये
हो गया एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इधर हो जाएगा एकदम महाराष्ट्र के साइड एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और इधर आपका एकदम हो जाएगा आपका जाकर के क्या बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और इधर आपका हो जाएगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो कुल मिलाकर के इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। मोस्टली आप बोल सकते हो ट्रायंगुलर शेप का है। समझ में आ गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इस पार्ट में नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस रिवर इस साइड में बहती है ना, तो सारा जो भी इंडस वैली का आपको एरियाज देखने को मिलेगा वो आपको इधर मिलेगा, वेस्टर्न इंडिया तरफ ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो क्या क्या इसका मतलब पॉइंट्स है, तो आप लोग लिखो। सबसे पहले आपका जाकर के जो एकदम अपर में जाएगा वो समझ लो यहां से 1400 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। और ये क्या मंदा, मंदा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आपका मंदा जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, मंदा, MNDA मंदा। आगे बढ़े, देखो फिर महाराष्ट्र के साइड इधर ये आपका साउदर्न में मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, दैमाबाद। दैमाबाद आपका क्या हो जाएगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, दैमाबाद, दैमाबाद। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सुक्ता गेंडोर, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका इधर यूपी के साइड हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया और साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया दैमाबाद, नॉर्दर्न मोस्ट हो गया मंदा, ईस्टर्न मोस्ट हो गया सुक्ता, और वेस्टर्न मोस्ट हो गया आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। तो इस तरह से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैप है वो बनता है। ठीक है, क्या फीचर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे पहला तो यही फीचर है कि बाकी सारा सभ्यता से सबसे बड़ा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला सभ्यता है। इसका अगर आप एरिया देखोगे तो यहाँ पर देख लो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। समझ में आ रहा है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है ये सभ्यता। और आपको इसमें पता चलेगा मोर देन 1500 साइट्स है, छोटा बड़ा अगर सारा साइट्स को हम लोग पढ़ने जाएंगे ना तो 1500 से ज्यादा साइट्स निकला है। बट हम लोग को उतना नहीं पढ़ना, हम लोग को गिन के 10 से 15 साइट्स पढ़ना है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग को 10 से 15 साइट्स के बारे में पढ़ना है इसमें। हो गया, आगे बढ़े। तो ये हो गया यहां तक। ईस्टर्न पॉइंट हो गया सुक्ता जेंडर, वेस्टर्न पॉइंट हो गया आलमगीरपुर, यूपी में है, आलमगीरपुर यूपी। उल्टा लिख दिए क्या, अरे इस इधर आपका वेस्ट ना होता है रे निखिल, इधर ना ईस्ट होता है। हाँ ईस्ट में आलमगीरपुर है, हम वेस्ट बोल दिए क्या, ओह सॉरी हम ही उल्टा बोल रहे हैं क्या। वेस्टर्न में सुक्ता जेंडर है और ईस्टर्न में आलमगीरपुर है। अरे मतलब क्या हो गया ना मेरे साथ, हम जब ऐसे पढ़ा रहे थे तो हम ना वेस्ट ईस्ट उल्टा बोल दिए, अरे ऐसे पढ़ा रहे थे तो ये इस तरह में लिखे थे। समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सोसाइटी क्या था, रिलीजन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया, क्या बोलते हो आपका जाके डेवलपमेंट किस तरह से था, टाउन प्लानिंग किस तरह से था, ये चीज पढ़ेंगे, जो डिस्कवरीज हुआ है ये पढ़ेंगे, और फिर फाइनली हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इसका अंत हो जाता है, खत्म किस तरह से हो जाता है। तो ये 7-8 पॉइंट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। टाउन प्लानिंग से लेकर के ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, क्या क्या फाइंड हुआ, ये सारा टॉपिक्स को लेते हुए अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बेचारा खत्म हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सभ्यता था। ये सारा चीज पढ़ेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना। अब देखो एक रफ आइडिया अगर आप लोग को देना चाहे ना तो
अच्छा यहाँ पर देखो एक और चीज़, ये मैप में जो हम वहाँ पे आपको बताए ना, ये वाला मैप में भी आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर देखो ये हो गया आपका जाकर के एकदम ये क्या बोलते हो क्या बोलते हो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है ना। तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट आपका सुक्ता जेंडर समझ में आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो इधर समवेयर अराउंड इधर जो नहीं दिख पा रहा वो आपका आ जाएगा कश्मीर वाला एरिया में, जिसको मंदा बोलेंगे, समझ में आ गया ना। समथिंग अराउंड फिर एकदम इधर नीचे देखो एकदम यहाँ पर समथिंग अराउंड इस वाले एरिया में आ जाएगा जो आपका महाराष्ट्र वाला है, और उधर फिर चल जाएगा आपका यूपी वाला। तो इस तरह से आपका एक ट्राइंगल का निर्माण करता है आपका जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। एकदम यहाँ सुक्ता जेंडर यहाँ से समझ में आ गया, सुक्ता जेंडर से इधर से ऐसे जाते हुए कुछ इस तरह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन बनता है, समझ में आ गया ना। कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपका मंदा आ जाता है, जैसा आपको पता है ना, एकदम ऊपर में यहाँ आ जाएगा दयामाबाद, ठीक है ना। इधर आएगा दयामाबाद, इधर आपका ये वाला पॉइंट में आलमगीरपुर आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट में सुक्ता जेंडर तो है ही, सुक्ता जेंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो होगा ना, ये वाला ज़्यादा लंबा चौड़ा है एज कम्पेयर टू ये वाला, समझ में आ गया ना। मतलब वर्टिकली मतलब नॉर्थ साउथ से ज़्यादा डिस्टेंस किसका हो जाता है, ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बात को दिमाग में रखते हुए याद रखना, ठीक है ना, कि नॉर्थ साउथ से ज़्यादा ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसमें मोर देन 1500 साइट्स मिला है, ये भी आप लोग को बता दिए। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्या इसका रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है? हाँ, क्योंकि जब भी आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो आर्कियोलॉजी में एक प्रथा चलता है कि जो पहला सिटी या नगर खोजा जाएगा उसी के नाम पर सभ्यता को नाम दे दिया जाता है। तो इंडस सिविलाइजेशन बोला जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाए, सिविलाइजेशन बोला जाए, सब बात सेम ही सिविलाइजेशन को बोल रहा है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है ना। आगे बढ़े अब यहां से। चलो आप कुछ फैक्ट्स है जो लिख लो स्पीड में। सबसे पहला फैक्ट ये लिखो कि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो क्या था, हड़प्पा था। अच्छा, एक और चीज उससे ये जानने से पहले ये भी जानो ना कि 1853 और 72 के दौरान में ना अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बात को भी लिख देना, अलेक्जेंडर कनिंघम पहला आदमी थे जिनको एक सील प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से। बट वो सीरियस नहीं लिए थे इस चीज को, नहीं तो उसी समय एक्सकवेशन स्टार्ट हो जाता। वो डायरेक्टर जनरल भी थे एएसआई का, हमारा आर्कियोलॉजिकल टीम का। बट चूंकि उस समय ब्रिटिश का राज था तो उतना सीरियस नहीं लिया गया था, समझ में आया ना। तो एक सील उनको अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये पॉइंट को लिख लो, अलेक्जेंडर कनिंघम को 1872 में ही पहली बार एक सील मिला था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही था। लेकिन वो उसमें रिसर्च नहीं किया उतना उस जमाने में, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। बात समझ में आ गया ना। हाँ, तो अंग्रेजी था, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये डायरेक्टर जनरल थे उस समय में एएसआई के। 72 हाँ, हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जब आगे और सारा सभ्यता के बारे में रिसर्च वगैरह हो रहा था, तो बाद में एक सभ्यता फिर यहाँ पर जब मिला ना, जब दयाराम सैनी वगैरह गए थे 1921 में, उससे पहले भी बहुत बार अलग अलग आर्कियोलॉजिकल टीम्स को कुछ एविडेंसेस मिल रहा था, बट सीरियस नहीं ले रहे थे। बात ये हो गया ना कि जब इसका खुदाई मतलब मोटा मोटी जब ऊपर से विजिबल हो गया था सभ्यता थोड़ा सा, तो बर्न्ड ब्रिक्स यहाँ से मिल रहा था। तो बर्न्ट ब्रिक्स तो नॉर्मल भी हम लोग आजकल यूज करते हैं, तो इसमें क्या ही बहुत बड़ा बात होता। तो आदमी इसीलिए इसको सीरियस नहीं ले रहा था, और बहुत आदमी लोग तो सिंधु घाटी के सभ्यता वाला ईंट का रेलवे पटरी में इस्तेमाल कर रहा था, अपना घर ले रहा था ईंटा उठा वहां से ला करके। उनको नहीं पता था ये कहाँ से ईंटा ला रहे, ये कितना पुराना सभ्यता है जो एक्सकवेट हो करके सामने आया है। वो लोग उतना सीरियस नहीं लिए थे, सबको लगा था लेटेस्ट सभ्यता होगा, 200, 250, 300 साल पुराना सभ्यता कुछ होगा, इसीलिए ईंट वगैरह निकल रहा है। समय बंड ब्रिक्स तो बहुत पहले से चल रहा है, तो सबको ऐसा लग रहा था ये 200-300 साल पुराना सभ्यता है, कोई सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन जब सील्स है ना, ट्रेड का जो रिलेशन है, जो मेसोपोटामिया में सील्स इस्तेमाल किया गया उस जमाने में, वो जब यहाँ पे मिलने लग गया, तब धीरे धीरे जब एक्सकवेशंस और ज़्यादा बढ़ने लग गया, तब लोग इसमें सीरियसनेस लेने लग गए कि एक्चुअली में ये सभ्यता बहुत पुराना है, क्योंकि इसका ट्रेड लिंक्स मेसोपोटामिया के साथ मिल रहा है। जो सील यहाँ पर मिला है वही सील मेसोपोटामिया में भी मिल रहा है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत पुराना था। तो समझ में आया ये भी सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत पुराना है, क्योंकि ट्रेड लिंक से सेम मिल रहा है, जो सील है वो सेम मिल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों सिविलाइजेशंस में ट्रेड्स वगैरह भी हुआ करता था। सर तब लोग इसको सीरियस लेने लगे, तब और सीरियसनेस के साथ इसका एक्सकवेशन हुआ दयाराम सैनी
के मतलब इस कार्यकाल में, समझ आ गया ना। उस समय में एएसआई के ये थे जॉन मार्शल, समझ आया। तो जॉन मार्शल और दयाराम सैनी जी ने 1921 में जब एक्सकवेशंस किया हड़प्पा का, तब एक्चुअली में समझ लो सीरियसनेस आया इसमें। और उसके बाद तो फिर इतना सारा साइट्स मिलते गया, फिर मोहनजोदाड़ो आ गया, ये सब चीज़ कि मतलब जो एक्सकवेटर्स है उनका तो होश ही उड़ गया कि इतना पुराना सभ्यता हमारी गोद में बैठा हुआ था, लेकिन हम लोग को इसके बारे में पता भी नहीं था, समझ आया। अब फैक्ट से लिखो, जो फैक्ट्स हम लिखवाना चाह रहे हैं लिखो। सबसे पहले उसके बाद फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड है जिसका नाम है हड़प्पा, पंजाब में है। ये पंजाब इंडिया वाला पंजाब नहीं है, पाकिस्तान में ये वाला पंजाब का हिस्सा, ठीक है। फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ वो नाम क्या है, हड़प्पा है। ठीक है ना। ये कहां पर है, अभी वेस्ट पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान के पास है। वेस्ट पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान के पार्ट है, ठीक है ना। इसको किसके द्वारा खोजा गया था, दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। और किसके सुपरविजन में, जॉन मार्शल के सुपरविजन में। दयाराम सहनी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था, और सुपरविजन किनका था, जॉन मार्शल का था। हाँ, SAHINI, साहिनी। और सुपरविजन में किसका था, जॉन मार्शल का था। इसमें लिखो, निखिल राइटिंग मत बनाओ। जॉन मार्शल, JOHN, जॉन मार्शल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्यों इसको पढ़ना, क्योंकि 1500 से ज्यादा साइट्स डिस्कवर किया गया, ये सब बात को लिख लो। 1500 से ज्यादा साइट डिस्कवर किया गया है, और क्या एरिया इसका था, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, ठीक है ना। ये सब फैक्ट्स लिख लिए हो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन था वो सारा लिख लिए हो, ठीक है ना। उसके बाद चलो लिखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर और एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जो हम बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। हड़प्पन जब सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली ना कुल मिलाकर के इस तरह से बांटा गया। एक सेकेंड, खुल गया, देखो यहाँ पर देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कुल मिलाकर के ना 3 टाइप में किस तरह से बांटा गया है। अरे यार, देखो इसको ऐसे समझो, यहां पर आपका न्यूलिथिक पीरियड खत्म हुआ है, यहां पर आपका आयरन एज स्टार्ट होने वाला। हड़प्पन सिविलाइजेशन चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज पीरियड के बीच का है, समझ आ गया ना। मतलब ये पीरियड जो चल रहा है यहां से यहां तक, ये चैल्कोलिथिक है, और इसी में ब्रॉन्ज पीरियड भी है थोड़ा सा आगे जाकर के। तो ये 2 पीरियड के बीच में फॉल करता है, ब्रॉन्ज और चैल्कोलिथिक, समझ आ गया ना। कोई दिक्कत है। इसके बाद फिर आयरन एज स्टार्ट हो जाएगा, और उसके पहले न्यूलिथिक पीरियड तुम लोग देखोगे कि खत्म हुआ है। कुल मिलाकर के इसका इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो हड़प्पन का जो स्टोरी है वो समझ लो कुछ ऐसा है, सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में ये वाला पीरियड जो देख रहे हो, ये समझ लो हो गया स्टार्टिंग फेज। यहां से फिर यहां तक का फेज समझ लो, ये फेज आपका हो गया इधर तक मैच्योर फेज, और इधर फिर हो गया डाउनफॉल का फेज, समझ गया। तो 3 फेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक स्टार्टिंग वाला, एक मैच्योर फेज और एक डाउनफॉल का फेज, समझ गया ना। 3 फेज हो गया। स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ, चूंकि इतना बड़ा सभ्यता बना है, तो इतना बड़ा सभ्यता अचानक से एक दिन में नहीं बन जाएगा, इसके पीछे बैकग्राउंड हुआ होगा। सबसे पहली बात तो इस इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनना पड़ा होगा। इतना मैच्योर सभ्यता है, जब ड्रेनेज है इनके पास अपना ब्रिक्स है, इनके पास अपना क्या बोलते हो ग्रेट बाथ है, इनके पास अपना सारा लग्जरी आइटम्स है, तो लग्जरी आइटम डायरेक्टली तो नहीं आ गया होगा, पहले उसके लिए एक बेस बना होगा। पहले बेस बना है ये इस पीरियड में, मतलब अपना जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, सरप्लस फूड उगा रहे हैं, मतलब इस पीरियड में लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, अलग अलग आर्ट को सीख रहे हैं। कोई क्राफ्ट्समैनशिप सीख रहा है, कोई कारपेंटर वाला ये सीख रहा है। स्किल डेवलपमेंट का फेज है ये जो अर्ली इसमें हुआ। यहाँ पर लोग क्या हो रहा है, ट्रेड बिजनेस ये सारा चीज कर रहे हैं, अपना जिंदगी को अच्छा बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, समझ आ गया ना। यहाँ पर सब सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ये सारा चीज यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद फिर सारा चीज जब सीख गए हैं, तब एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर, जब ये लोग सेल्फ रिलायंट हो
गए हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं, अपना अनाज उगा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, इतना ज़्यादा सरप्लस है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सरप्लस है कि एकदम आर्टिफिशियल मतलब क्या बोलता है अच्छा लाइफ जी रहे हैं, डांसिंग हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, समझ गए ना, इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहा है, फिर क्या बोलते हो नेशनल ट्रेड्स हो रहा है, ये सारा फिर इस फेज में आ गया। यहाँ पर सारा डेवलपमेंट में लगा ये सारा चीज, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये शुरुआती फेज में डेवलपमेंट में लगा है, समझ में आ गया ना। उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया गया, उसके बाद फिर ड्यू टू वेरी रीजंस डाउनफॉल देखने को मिल गया। तो ये 3 फेज में ये सभ्यता को हम लोग पढ़ सकते हैं, पहला स्टार्टिंग फेज का, दूसरा एक मैच्योर फेज का, और तीसरा जो है वो डाउनफॉल वाला फेज का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ये 3 फेज में इस सभ्यता को पढ़ा जाता है। तो लिखो सबसे पहली बात 3300 से लेकर के 2600 बीसी तक, 3300 से लेकर के 2600 बीसी तक, इसको 3300 कर दो और इसको 2600 बीसी कर दो। 3300 से लेकर के 2600 बीसी तक ये हो जाता है आपका जाकर के प्रोग्रेस वाला फेज, यानी कि स्टार्टिंग फेज हो जाता है, जहां पर चीजें स्टार्ट हो रही है, जहां पर चीजें स्टार्ट हो रही है। फिर 2600 से लेकर के 1900 तक, 2600 से लेकर के 1900 तक ये ऐसा फेज है जहां पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब प्रॉस्पर सिटीज, प्रॉस्पर जगह बन चुका है, समझ गया ना। 2600 से लेकर के 1900 ये वाला फेज में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब यहां पर बन गया है, सब प्रॉस्पर हो गया है। उसके बाद 1900 से लेकर के 1400 बीसी तक इसका डाउनफॉल फिर हो रहा है, ये थर्ड फेज हो गया, ये आपका जाकर के थर्ड फेज हो गया इसका, 1900 से लेकर के 1400 बीसी तक। तो ये हो गया हमारा सबसे पहली बात तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा अच्छा से इंट्रो, यहां तक में हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइट्स के बारे में। यहां तक हम लोग पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रो देखे हैं, मैच्योर फेज वगैरह एक ओवरऑल आइडिया ले लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो सबसे पहला साइट्स लिखिए, हेडिंग डालिए हड़प्पा, ठीक है।